दोस्तों पहला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर काशी यानी कि वाराणसी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वो वैशाली में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक यानी जो कि शिशुनाग वंश के एक शासक थे, इनके शासन काल में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। इस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। इसकी अध्यक्षता अगर बात करें तो अध्यक्षता इसकी साब कमीर नाम के एक जो है उन्होंने की थी। साब कमीर नाम के, इनको सारुकामिनी भी कहा जाता था। इस संगीति का उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में जो स्थावीर और महासंदिग्ध दो भागों में बांटा गया था उसके लिए संगीति हुई थी। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है। ऑप्शन है श्रावस्ती का, कौशाम्बी का, पाटलिपुत्र का या फिर चंपा का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रावस्ती का। जो रवतक अभिलेख है कनिष्क का, इसमें जो है श्रावस्ती नगर के कोई भी उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। इस जो अभिलेख को खोजा गया था 1993 में, 1993 में अफगानिस्तान में इसे खोजा गया था। अफगानिस्तान में इस अभिलेख को खोजा गया था और इस अभिलेख में जो है कनिष्क के साम्राज्य के विस्तार के संबंध में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे, लेकिन इसमें श्रावस्ती का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 2-3 है निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी। ऑप्शन है इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती या मृगावती। तो दोस्तों आपको बता दें जो इंद्रावती है इसको लिखा गया था 1743 में। 1743 में इसको लिखा गया था। नूर मोहम्मद इसके लेखक थे। और पद्मावती की बात करें तो पद्मावती 1540 में लिखी गई थी। 1540 में पद्मावती लिखी गई थी। इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये दोनों रचनाएं जो है आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछी गई हैं। लेकिन जो मधुमालती की जो रचना हुई थी, ये मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में हुई थी। 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना हुई थी। दोबारा इसे लिखते हैं, इंद्रावती की रचना 1743 में, पद्मावती की रचना 1540 में, मधुमालती की जो रचना हुई थी 1545 में हुई थी। और उसके बाद जो मृगावती की रचना आपको 1503 ईस्वी में हुई थी। यानी इन सभी जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें इन हिंदी रचनाओं में सबसे पहले जो लिखी गई थी मृगावती लिखी गई थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रावती आपके इसके लेखक नूर मोहम्मद हैं, पद्मावती के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मधुमालती के लेखक आपके हो जाएंगे मंझन और मृगावती के लेखक जो हैं वो कुतुबन नाम के लेखक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सबसे जो प्राचीनतम इन 4 में से है वो है मृगावती रचना। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था। पांडुलेखन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बता दें, पांडुलेखन को प्रारूप समिति भी कहते थे। प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो जब आप प्रारूप समिति का नाम सुनेंगे तो आप तुरंत बता दें इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऑप्शन है ए.के. आजाद, बी.आर. अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रारूप समिति थी भारतीय संविधान सभा की, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो पांडुलेखन समिति यानी कि जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो थे वो एक यहूदी वायसराय थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। जो वायसराय बनने से पहले जो लॉर्ड रीडिंग थे वो इंग्लैंड के चीफ जस्टिस थे। वहां के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे इंग्लैंड के।
लॉर्ड रेडिंग का जो शासनकाल दोस्तों रहा है वो 1913 से 1921 तक रहा है। 1913 से 1921 तक पहले रहा, उसके बाद में 1921 से 1926 इसका दूसरा शासनकाल रहा था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पहला भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था वो लॉर्ड रेडिंग था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है। ये आरओ की परीक्षा 2014 में पूछा गया था मुख्य परीक्षा में, ये आपको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई यानी प्रवाह क्षेत्र जो है 1465 किलोमीटर में ये बहती है। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये बहती हुई आपको मिलेगी। प्राय इसके विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे जो है बृहद गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिमी घाट की जो नासिक पहाड़ियों में इसका जो है उद्गम स्थल है, यानी उद्गम स्थल अगर बात करें तो नासिक में इसका जो है उद्गम स्थल है, नासिक में। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उत्तर में हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती। और दक्षिण में इनकी जो सहायक नदियां दक्षिण की तरफ से इनमें जो मिलती हैं वो है आपकी मंजीरा नदी। मंजीरा नदी प्रमुख नदी है जो कि दक्षिण की तरफ से मिलती है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारतीय नदी है भारत की। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? ऑप्शन है विंध्य क्रम में, कुड़प्पा क्रम में, गोंडवाना क्रम में या फिर धारवाड़ क्रम में। दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत बार मिल जाएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, लगभग 4-5 बार प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो आपको अपक्षय और अपरदन से निर्मित जो है अवसादी चट्टानों के रूप में इनको जाना जाता है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ क्रम ही होगा, क्योंकि धारवाड़ क्रम में ही लौह अयस्क का जो है समृद्ध भंडार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धारवाड़ चट्टाने जो है एक अवसादी चट्टाने हैं। ये चट्टाने जो है आर्कियल समूह के चट्टानों के अवशेष से बनी हुई हैं, इसीलिए इनको अवसादी क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं आपको लोहा मिलेगा सबसे अधिक, सोना मिलेगा, तांबा मिलेगा, जस्ता मिलेगा और खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारवाड़ क्रम। भारत में भौमिकीय शैल क्रमों में जो है लौह अयस्क का समृद्ध भंडार जो है धारवाड़ क्रम में ही पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका। दोस्तों अगर हम पूरा सभी का आप देखें किसका कितना घनत्व था तो एशिया का सबसे पहले हम देखते हैं। एशिया का जनघनत्व कितना था 2011 में? तो 2011 में एशिया का जो जनघनत्व था वो 86.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था। उसके बाद अफ्रीका का अगर हम देखें, अफ्रीका का कितना था? तो अफ्रीका का था 32.7 अफ्रीका का था। उसके बाद यूरोप का देखें तो यूरोप का कितना था? यूरोप का दोस्तों था 70, यूरोप का काफी था। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का कितना था दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका का था 22.9। और उसके बाद अगर हम देखें दक्षिणी अमेरिका का तो दक्षिणी अमेरिका का था दोस्तों 21.4। तो इसमें आप देख पाएंगे सबसे कम आपको दिखेगा यहाँ पर 21.4, यानी कि आपका अफ्रीका जो है वो 70 पे है। यूरोप जो है आपका, यूरोप का कितना हो जाएगा? तो यूरोप का आपका हो जाएगा 70, यूरोप का 70 हो जाएगा। यहाँ अफ्रीका मैंने गलत लगा दिया। यूरोप का आपका 70 हो जाएगा, यूरोप का 70 हो जाएगा। और उसके बाद अफ्रीका का आपका हो जाएगा 32, अफ्रीका का हो जाएगा 32.7, एशिया का 86.7 और उत्तरी अमेरिका का आपका हो जाएगा 22.9 और दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा 21.4। यानी सबसे कम आपका दक्षिणी अमेरिका का है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा।
दक्षिणी अमेरिका का जनघनत्व 2011 की जनसंख्या में सबसे कम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? अंतिम जिम्मेदारी किसकी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर? तो दोस्तों, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसको सीएजी यानी कि आपका कंट्रोलर जनरल एंड जो है बोला जाता है। यानी सीएजी को तो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। सीएजी की यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इसका जो आपका उल्लेख मिलेगा भारतीय संविधान में सीएजी का, वो अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख मिल जाएगा। अनुच्छेद 148 में इसका जो है उल्लेख मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के प्रतिवेदन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है और इसकी जो टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है वो संसद की होती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। संसद इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन है लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, संसद को या फिर केंद्र सरकार को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद को। संसद को नए राज्यों की स्थापना करने की जो है विधायी शक्ति यानी कि वैधानिक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद को। संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संसद में को ही प्राप्त है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद को ही नए राज्यों की स्थापना करने की जो है विधायी शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, पीली क्रांति यानी पीत क्रांति संबंधित है किससे? दलहन उत्पादन से, धान उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन में या फिर लंदन में। दोस्तों, WTO जो है इसकी स्थापना आपको 1 जनवरी 1995 में हुई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि हेडक्वार्टर इसका कहां पर है यही तो बताना है हमें। तो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन है समय, चाल, विस्थापन या दूरी। समय, चाल, विस्थापन या दूरी, इसमें से कौन सी जो है सदिश राशि है? तो सदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। तो सदिश राशियों में कौन कौन सी आती हैं? जैसे बल है, बल सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है। उसके बाद आपका संवेग आ जाएगा। संवेग भी एक सदिश राशि है और आवेग भी सदिश राशि है। तो इस तरीके से जिन राशियों को दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है वो सदिश राशियां होती है। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन ऑप्शन नंबर बी सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सदिश राशि क्या है? विस्थापन है। गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत क्या है? ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो गोल्डन चावल का जो प्रचुरतम स्रोत है वो विटामिन ए है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित कब किया गया था ये बताना है। ऑप्शन से 2003 में चेन्नई में, 2023 में है बेंगलुरु में
2003 में ही हैदराबाद में या फिर 2003 में ही केरल में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है 2003 में स्थापित किया गया था। इन ऑप्शन से हमें ये जानकारी तो मिल रही है, लेकिन किस जगह पर किया गया था ये बताना है। तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? चेन्नई में। चेन्नई में यानी तमिलनाडु के चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम के भाग 8 के अंतर्गत अक्टूबर 2003 को चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। यह एक स्वायत्त वैधानिक और नियामक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यतः सोयाबीन का उत्पादन होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कौन कौन से जिलों में होता है? तो जिलों की बात अगर हम करें तो इसमें मुख्यतः आपका जालौन आ जाएगा। जालौन में सोयाबीन का उत्पादन होता है। ललितपुर में होता है। यानी जो जो जिले आपको मध्य प्रदेश से जुड़े हुए दिखेंगे उनमें जो है सोयाबीन का उत्पादन आपको मिल जाएगा। झांसी है, झांसी में भी सोयाबीन का उत्पादन होता है। हमीरपुर, बांदा और महोबा, इन जिलों में जो है सोयाबीन का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के इन जिलों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या फिर उत्तरी सरकार तट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। सन 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें भारत का सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र था वो कोरोमंडल तट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने बहुत से लगभग में 44 से 45 प्रैक्टिस सेट जो है जीके जीएस के करवाए हैं। वो सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।